हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स हमने खत्म कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में और मैंने बोला था आपको आर्टिकल 31, 33, 34, 35 आपको खुद से करने के लिए लक्ष्मीकांत से। और कोई इशू हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। हालांकि आप लोगों ने कुछ भी पूछा नहीं तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कहीं भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज हम मूव करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। ये जो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट्स के बराबर का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी प्रीलिम्स में काफी सवाल आए हुए हैं, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं करोगे और इसको भी सब ध्यान से सुनोगे। क्योंकि इसमें से ऐसा है कि आर्टिकल के सब्जेक्ट मैटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इस आर्टिकल में क्या बोला है या इसमें से कौन कौन से आर्टिकल्स इन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा कि आर्टिकल का स्टेटमेंट डाल देगा, आर्टिकल 39 का स्टेटमेंट डाल देगा, आर्टिकल 40 का स्टेटमेंट डाल देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन और एक फंडामेंटल राइट का स्टेटमेंट डाल देगा, पूछ देगा इनमें से कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तीन स्टेटमेंट दे करके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और बाकी किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी सीरीज चलती है उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा क्लियरली। ठीक है। तो वो आप एक बार जरूर देख लेना ताकि कि आपको डीपीएसपी पढ़ते समय और आसानी हो जाए और पता रहे, क्लियर कट फोकस रहे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज जानना। तो हम मूव करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ। ठीक है। ये पहली स्लाइड है। सबसे पहले जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है। ताकि लोगों का वेलफेयर इंश्योर हो और एक जस्ट सोसाइटी बन सके, इक्विटेबल सोसाइटी बन सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडिया के गवर्नेंस का एक फंडामेंटल पार्ट माना जाता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का भी इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो है ये बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड से। और आयरलैंड जो है उसने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखोगे, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है नॉर्मली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरोड है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरोड है, कौन कौन से फीचर्स बोरोड है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके आप एक काम करो, आप एक अलग नोट्स बना लो। ठीक है। और उस नोट्स को और वैसे लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है अपेंडिक्स में, आप देखोगे तो उसको आप मेमोराइज कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं किया सकता। ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना आप लोग। ये मैंने अभी यही समझाया आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर एम्ड एट डायरेक्टिंग स्टेट इन इट्स गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है। ये भी मैंने समझाया था। और एक और चीज इसके बारे में, बी आर अम्बेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर कहा था। ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस यानी जमीर के तौर पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं अगले आर्टिकल। आर्टिकल शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। सबसे पहला दो आर्टिकल आर्टिकल 36 और 37 जानते हैं। वैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वैसे पढ़ते पढ़ते ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन को पढ़ते पढ़ते तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे, पर पहले आर्टिकल 36 और 37 देख लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 36 कहता क्या है। इन दिस पार्ट अनलेस द context otherwise requires the state has same meaning as in part 3। पार्ट 3 क्या, पार्ट 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये पार्ट 3 कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। और उसमें जो स्टेट का मतलब है वही सेम स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल से फंडामेंट डीपीएसपी के लिए भी वैलिड है। ठीक है। अब ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है, किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट के स्टेट के डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आप कमेंट करके बताओगे। उसके बाद फिर आर्टिकल 37 पे आते हैं। आर्टिकल 37 का सब्जेक्ट मैटर है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इन दिस पार्ट यानी पार्ट 4
The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country, and it shall be duty of state to apply these principles in making laws. मतलब कि ये जो पार्ट है आर्टिकल 4, सॉरी पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। आप इसको लेकर के अगर इसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको लेकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए कोई लॉ या पॉलिसी मेकिंग में ये फंडामेंटल रहेंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा बनाने के लिए। कोई अगर लॉ बना रही है तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी रेफर करना पड़ेगा, क्या वो उसको कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में। अब ये आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर जो है ये डायरेक्ट उठ करके आर्टिकल 37 का सवाल भी आया था अभी रिसेंटली, शायद 2-3 साल पहले का सवाल है ये। आर्टिकल 37 का सब्जेक्ट मैटर उठ करके आया था कि कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है कि स्टेट इट इट शैल बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऐसे करके एक सवाल आया था, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद है लेकिन हाँ आया था। तो वो आर्टिकल 37 उसका आंसर था। तो ये एक बार आप ध्यान, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सब्जेक्ट मैटर्स आप ध्यान रखना हर आर्टिकल के, और मैं बताता जा रहा हूँ इसीलिए सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ में, है ना। अब अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगली स्लाइड है क्लासिफिकेशन का। देखो एक्चुअल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लासिफिकेशन पे भी सवाल आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, तो आप ध्यान रख के पढ़ो सुनो इसको। ठीक है, और देखो क्लासिफिकेशन के बारे में ये सवाल आया था कि क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ओरिजिनली क्लासिफाइड है, तो नहीं, ओरिजिनली क्लासिफाइड नहीं है डीपीएसपी। ये पढ़ते पढ़ते लोगों ने इसको और जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने इसको तीन प्रिंसिपल्स में इसको क्लासिफाई कर दिया है डीपीएसपी को। आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 38 से लेकर 51 तक सभी को क्लासिफाई कर दिया तीन प्रिंसिपल्स में। पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स क्या है वो आगे के लेक्चर्स में मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये स्लाइड में यही कह रहा है। और इन टोटल 15 डीपीएसपी हैं, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का एम है कि एक ज्यादा इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना, जहां सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट किया जा रहा हो, और सिटीजन्स के बीच डिस्पैरिटी यानी असमानता कम से कम रखा जा सके। ठीक है, इन शॉर्ट डीपीएसपी हमारे डीपीएसपी का ये जो पार्ट है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ ज्यादा फोकस करता है, सोशलिस्टिक स्टेट बनाने की ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अब मैं एक एक करके, और ये देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43, 43A और 47। और इन सब आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर मैं पढ़ूंगा, और ये आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं है कि कौन कौन से आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को डिनोट करते हैं। तो संभावना है कि पूछ सकता है आगे आने वाले समय में, तो इसलिए आप इसको याद कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मूव ऑन करते हैं अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आर्टिकल्स पे। मैं आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद ताकि आपके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आ सके जब आप वो आर्टिकल पढ़ो, और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38 ये कहता क्या है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ये इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करता है। और किस तरह की इनइक्वालिटीज, इनकम की इनइक्वालिटी, स्टेटस की इनइक्वालिटी, फैसिलिटी की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी, इसको मिनिमाइज करने की बात करता है आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 39 जो है ये कुछ राइट्स सिक्योर करने की बात करता है। पहला क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी सभी को जो रोजगार के अधिकार हैं वो सभी सिटीजन्स को बराबर, उनके जितना वो पढ़े हैं, जितना वो कैपेबल है, उनके हिसाब से उनको लाइवलीहुड, उनके रोजगार उनको मिले। फिर दूसरा
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। यानी जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास या कम्युनिटी के पास, तो उसको बराबर ही सब में बांटने का, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा ऐसा ना हो। कोशिश यही की जाए कि सबके पास बराबर हो वो। फिर तीसरी जो सिक्योरिटी की बात की है इसने कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी एक के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो और बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना हो, और किसी दूसरे के पास कुछ भी ना हो, ठन ठन गोपाल हो, उसके पास में कुछ उपार्जन का उपार्जन का जरिया या ऐसे समझो आप, उपार्जन का या रास्ता बिल्कुल बिल्कुल भी ना हो। मतलब वो कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे समझो, जैसे जैसे खेती हुआ, ठीक है, लैंड, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि जैसे अब खेत में उगाते हैं अन्न वगैरह, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो ऐसा वाला हिसाब किताब भी ना रहे। ठीक है, किसी एक के पास ऐसा ना हो कि खूब ज्यादा जमीन हो और किसी के पास कुछ हो ही ना। उसके बाद फिर जो अगला है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी आदमी और औरत अगर एक समान काम कर रहे हैं तो उनको एक समान पैसा मिले। अगर कोई मेहनत कर, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे मेल या फीमेल, तो दोनों को बराबर तनख्वाह की बात की गई है, तो बराबर पैसे की बात की गई, इक्वल पे और इक्वल वर्क, अगर बराबर काम कर रहे हैं तो। फिर अगला जो है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, यानी हेल्थ और स्ट्रेंथ वर्कर्स की बराबर रखे, मतलब बचाए रखे, और उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ रहे हमेशा, और चिल्ड्रन के को कोई फोर्सेबल एब्यूज का सामना ना करना पड़े, उनको किसी तरह के शोषण का सामना ना करना पड़े। ठीक है। फिर अगला है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट, हेल्दी विकास के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये आर्टिकल 39 का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये सब्जेक्ट मैटर आप 3-4 बार देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा रट्टू तोता की तरह इसको बैठ के रटना है। आप 3-4 बार 5 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि किस आर्टिकल का ये सब्जेक्ट मैटर था। ठीक है, अब अगले आर्टिकल मूव करते हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे है। अगला है आर्टिकल 39A। इट प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी अगर गरीब है कोई और वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता है तो उसको फ्री लीगल एड मिले। इसके रिगार्डिंग एक लॉ भी बनाई गई है, वो आप बताओ मुझे कमेंट्स में। ठीक है, फिर अगला है आर्टिकल 41। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, अगर किसी सिटीजन के, अगर अनएम्प्लॉयड है, बूढ़ा है, बीमार है, या डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उसको राइट टू वर्क का उसको अधिकार मिले, उसको पढ़ने का अधिकार मिले, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी लोक सहायता का अधिकार मिले। मतलब लोक सहायता मतलब समझो ऐसे कि जैसे सरकारी सहायता मिलती है ना, तो उसका अधिकार मिले उसको। आर्टिकल 42 कहता है मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जहाँ काम कर रहे हो वहाँ काम करने लायक जगह रहे वो। ठीक है। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको टाइम पे मेटर्निटी लीव मिले, जो कि मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये सब ड्रीम है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेटर्निटी लीव मिलती है। ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये इकॉनमी आप में आप पढ़ोगे। और आगे मूव करते हैं फिर। आर्टिकल 42 के बाद आता है आर्टिकल 43 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का। इसमें है सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, यानी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एक ढंग से वो जी सके, खा सके, रोटी कपड़ा मकान उसका पूरा इंश्योर्ड हो। उस इंश्योर्ड इन द सेंस कि मतलब मिले उसको, ताकि वो सर उठा करके समाज में रह सके, और उसको अपनी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी बराबर से मिले, जितने भी वर्कर्स हैं उनको। ठीक है। ये आर्टिकल 43 ए कहता है टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सरकार ऐसी स्टेप्स ले जिससे उन वर्कर्स को भी उन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार मिले। स्टेट ऐसी ऐसी स्टेप्स ले।
फिर आर्टिकल 47 का सब्जेक्ट मैटर कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी जो न्यूट्रिशन जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सब, तो इन सब का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज करें और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करे। सरकार ये इस दिशा में कदम करे, उठाए अपना, कि जिससे लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हो, यानी लोग कम बीमार पड़े, ज्यादातर स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं वो आइडियल्स हैं जो महात्मा गांधी के थॉट्स और फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इनका मेन फोकस जो है रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस और सोशल इक्वालिटी पे होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो है इंडिया के ग्रास रूट डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। इनका मेन फोकस वही ग्रास रूट डेवलपमेंट का होता है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। गार्नियर प्रिंसिपल से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 40 है, 43 है, 43 बी है, 46 है, 47 है, 48 है। ठीक है, अब इनके सब्जेक्ट मैटर्स देखते हैं आर्टिकल के, इन आर्टिकल्स के। आर्टिकल 40 जो है वो बात करता है ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश करने की और सेल्फ गवर्नेंस प्रमोट करने की। इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 40 के इम्प्लीमेंटेशन का। वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम काफी डिटेल्ड टॉपिक है और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पर आगे के लेक्चर्स में। अभी बस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस अभी पंचायती राज सिस्टम जानो कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत दिया हुआ है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत वो डीपीएसपी के अंदर है वो। ठीक है, फिर अगला मूव करते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो है वो बात करता है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन की, स्पेशली रूरल एरियाज में। ठीक है, फिर 43 बी ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वॉलेंट्री फॉर्मेशन की, यानी लोग फॉर्मेशन कर सके वॉलेंटरीली उसका। ठीक, ऑटोनॉमस उनकी फंक्शनिंग, उनकी ऑटोनॉमस हो, उनकी मतलब स्वयं से हो, और कोई बाहर से एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फिर अगला जो बात करता है वो उसके डेमो कंट्रोल की, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो और उनके मैनेजमेंट जो हो वो प्रोफेशनल हो। ठीक है, ये आर्टिकल 43 भी इसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 46 पे मूव करते हैं। आर्टिकल 46 जो है वो बात करता है वीकर सेक्शंस की, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हुए, शेड्यूल्ड ट्राइब हुए, और भी वीकर सेक्शन सोसाइटी, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, जो वल्नरेबल होते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन, यानी उनके उनको सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 46 स्टेट को हिदायत देता है कि वीकर सेक्शंस जैसे एससी, एसटी, या और जो दूसरे वुमेन, चिल्ड्रन हुए, इनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट पे आप काम करो और इनका सोशल इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोको। ठीक है, आर्टिकल 47 जो है वो प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी अल्कोहल वगैरह, एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, इसमें आपको एक टू डू है। आज का टू डू उसका ये है कि ये पता करो किन किन स्टेट्स में ये बैंड है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ठीक है, और ड्रग्स जो है कौन से स्टेट्स में ड्रग्स अलाउड है गवर्नमेंट के द्वारा, और कौन कौन से ड्रग्स अलाउड है। ठीक है, और इसमें ड्रग्स में एक और चीज मैं बता देता हूँ, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल किन किन कंट्रीज को कहते हैं, ये आपका टू डू है जानना। ठीक है, और क्यों कहते हैं उनको गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल को, गोल्डन ट्रायंगल उन कंट्रीज को क्यों कहते हैं ऐसा। और फिर अब मूव करते हैं हम आर्टिकल 48 पे। आर्टिकल 48 जो है वो बात करता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। यानी ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करने की और उनके उन साथ साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करने की बात करता है, और ये काउ स्लेटर स्लॉटर जैसे प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने की भी बात करता है। कुछ स्टेट्स में बैंड भी है काउ स्लॉटर। ठीक है, अब यहाँ गांधी प्रिंसिपल खत्म होता है। अब अगला प्रिंसिपल जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो मॉडर्न और डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड है। इनका मेन फोकस जो होता है वो फंडामेंटल फ्रीडम और इक्वालिटी को इंश्योर करना और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बनाना। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं और फॉरवर्ड थिंकिंग और गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं।
इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। इनके सब्जेक्ट मैटर्स अब देखेंगे हम आगे। आर्टिकल 44 जो है वो सबको पता होगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, ये काफी न्यूज में भी रहता है आर्टिकल 44। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट करने की बात करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज ले डाउन करे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, यानी उसमें रिलीजन का कोई इंटरफेयर ना हो और वो कॉमन सेट ऑफ लॉज हो सारे सिटीजन्स के लिए, कंट्री के या फिर उस एरिया के। ठीक है, कुछ स्टेट्स में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, किन स्टेट्स में है ये पता करके बताओ मुझे, ये आपका अगला टू डू है। कमेंट में बताओ मुझे किन स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और एक स्टेट में तो अभी रिसेंटली आज ही 27 जनवरी को ही शायद इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, शायद पूछ ले इस बार के प्रीलिम्स में। तो याद रखना, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 45 जो है ये बात करता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इंश्योर करना ये स्टेट का काम होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48, ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, यानी आर्टिकल 48 एक गांधीयन प्रिंसिपल में भी है, याद होगा आपको। और आर्टिकल 48 का एक वो वहां पे काउ स्लॉटर के रोकने की बात हुई है, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में। और आर्टिकल 48 का जो लिबरल इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, प्रिंसिपल है, उसके अंडर में जो है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात हुई है साइंटिफिक लाइंस पे। ठीक है ना, ये याद रखना। तो गांधीयन प्रिंसिपल में भी है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में भी है आर्टिकल 48। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की और एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने की बात हुई है इसमें। ठीक, तो अब अगले आर्टिकल पे मूव करते हैं। आर्टिकल 49 जो लिबरल इंटेलेक्चुअल का है, प्रिंसिपल का है, उसमें मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की, हिस्टोरिकल प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट वाले सामान को जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड हैं कि भाई ये सब सामान दे आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, दे आर, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की, उन सब मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात किया गया है। और ये काम नॉर्मली एएसआई करती है। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये सब, ये थोड़ा आप देखो इसको और पता करो। बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, आप पता करो इसको पहले। फिर आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात आर्टिकल 50 करता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में एक बार। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51। ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की, सिक्योरिटी की और मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। ठीक, इसको ही उसमें लाने के लिए, इन्फोर्स में लाने के लिए पंचशील का एनफोर्समेंट हुआ था। याद, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें पंचशील के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ो थोड़ा। इसमें अगला है टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। ठीक, टू एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन बातचीत करके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें इंडिया के यूनाइटेड नेशंस के जो एफर्ट्स हैं उसको आप थोड़ा जानो समझो। ठीक, तो यहाँ हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं वो खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन ना अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन एक बार समझ लो, ये चीज देख लो या आप एक बार, कि अमेंडमेंट कितनी बार हुए हैं डीपीएसपी में। तो अभी तक 4 बार अमेंडमेंट हुई है डीपीएसपी में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ है, उसमें आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A ऐड हुआ था। 48A कौन सा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने का। 43A कौन सा, ये आप खुद देखो और पता करो। 39A कौन सा, यही बता दिया गया है, और 39 कौन सा है वो भी बता दिया गया है। ठीक, 44th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 38 ऐड हुआ था इससे। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 45 ऐड हुआ है इससे। और 97th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 43 भी कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। ठीक है, ये ईयर के साथ याद रख लेना एक बार, ये स्टेट पीसीएस में इसके पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं
यूपीएससी में पूछने के चांसेस थोड़े कम है, पूछ तो सकता है उसमें भी मैच द फॉलोइंग करके, लेकिन ठीक, चांसेस थोड़े कम है। तो आप एक बार फिर भी इसको देख लें, ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स तो मैंने अभी समझा ही दिया सारे आर्टिकल्स का। फिर अगला जो टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये काफी जरूरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन इससे पहले मैं एक और टॉपिक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डीपीएसपी जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इसके तीन चार पॉइंट्स हैं, वो आप सुन लो। आप पेन कॉपी लेके बैठो तो पेन तो उसको नोट्स बना लो। सबसे पहला जो उसका इम्पोर्टेंस है, पॉलिसी गाइडेंस दे देता है एक तरह से। ठीक है, लॉ मेकर्स को एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि लॉ कैसे बनना चाहिए स्टेट के लिए, किस तरह के लॉ जरूरी हैं। ठीक, दूसरा जो है ये जरूरी है सोशल जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए, वीकर सेक्शंस और बैकवर्ड रीजन्स को अपलिफ्ट करने में डीपीएसपी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, फिर अगला जो है, इसके गोल्स काफी प्रोग्रेसिव हैं, तो वेलफेयर स्टेट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के आइडियाज को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए प्रोग्रेसिव गोल्स हैं, इसलिए भी डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है, नेशनल यूनिटी की बात डीपीएसपी से ही होती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये सब जैसे प्रिंसिपल्स हैं, ये देश में हार्मनी और यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। तो चार पॉइंट कौन कौन से बोले मैंने? पहला पॉलिसी गाइडेंस की देता है, दूसरा सोशल जस्टिस की इंश्योर करता है, तीसरा इसके गोल्स प्रोग्रेसिव है, चौथा नेशनल यूनिटी के लिए। ठीक है, इसलिए डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। इसका स्लाइड मैंने बनाया नहीं है जानबूझ के कि थोड़ा आप भी पेन पेंसिल लेके बैठो, सिर्फ अ, मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है यहाँ पे, है ना? तो आप थोड़ा मेहनत करो, कॉपी पेन उठाओ और ये लिखो। फिर अगला हम मूव करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंसान के बेसिक राइट्स को सिक्योर करता है और स्टेट को रोक लगाता है कि वो इन राइट्स को वायलेट ना करे। लेकिन डीपीएसपी जो है वही एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क देता है कि जो स्टेट को गाइड करता है कि वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए, और वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए और कैसे बना जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला जो है निगेटिव ऑब्लिगेशन और पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का। फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन की तरह के तौर पे काम करते हैं, यानी वो स्टेट को कुछ एक्सेस करने से रोकते हैं, इसलिए वो निगेटिव के तौर पे काम करते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, कि वो स्टेट को निर्देश देते हैं, स्टेट को निर्देश नहीं देते हैं, स्टेट को कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजें करो जिससे तुम वेलफेयर स्टेट बनोगे। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 19 का एग्जांपल ले लो। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को इंश्योर करता है, लेकिन स्टेट इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं बिना किसी वैलिड रीजन के। ठीक है, वहीं डीपीएसपी में है आर्टिकल 41, ये कहता है कि हर सिटीजन को राइट टू वर्क एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये पॉजिटिव हो गया कि स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई इनको, जो सिटीजन है तुम्हारे, उसको काम और एजुकेशन प्रोवाइड करना तुम्हारा दायित्व है। ठीक है, फिर अगला जो है जस्टिसेबिलिटी और नॉन जस्टिसेबिलिटी का। फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इसको आप लेकर के, या अगर हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हो तो। वही डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट के थ्रू इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, है ना? लेकिन पार्लियामेंट इस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए लॉज बना सकती है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया 2009 में, जो आर्टिकल 45 के अंडर इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक, फिर अगला जो है डिफरेंस वो पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी का है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसका मेन फोकस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। याद रखना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इस पे भी सवाल आया हुआ है प्रीलिम्स में, तो आ भी सकता है और भी इसको थोड़ा घुमा करके। तो फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की बात करता है, और जहां हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे फ्री स्पीच हुआ, राइट टू वोट हुआ, और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह हुए। ठीक है, तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वही उसका एम है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए, और जहां रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी सबके लिए एसेसिबल हो और बराबर हों। जैसे आर्टिकल 39 कहता है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन अवॉइड होना चाहिए, और रिसोर्सेज सबके वेलफेयर के लिए यूज होनी चाहिए, किसी एक के वेलफेयर के लिए नहीं। ठीक, फिर अगला जो डिफरेंस है वो, जो फंडामेंटल राइट है वो उसका लीगल सैंक्शंस के साथ आते हैं, यानी अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट करेगी।
लेकिन वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेस मॉरल और पॉलिटिकल है। स्टेट यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन, स्टेट के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज और लॉज बनाए। ठीक है, जैसे लेबर वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड है वो। ठीक। अगला जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल के वेलफेयर पे फोकस करता है, तो वो पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक है इसीलिए। और जो तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कम्युनिटी के वेलफेयर पे फोकस करता है, इसलिए वो सेक्टेरियन सोसाइटेरियन है और सोशलिस्टिक है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस याद रखना कि फंडामेंटल राइट तुम्हारा इंडिविजुअलिस्टिक है और ये सोशलिस्टिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर अगला जो है ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट जो का जो है ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होती है फंडामेंटल राइट्स। ठीक, वो कोई अलग लेजिस्लेशन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, ठीक है, आर्टिकल 43 के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ठीक। फिर तुम्हारा अगला जो डिफरेंस है वो हाँ, the courts can declare a law unconstitutional and invalid if it violates any of the fundamental right। अगर कोई fundamental right violate हो रहा है तो कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट उसको उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जैसे केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा। ठीक है, तो जैसे और उस समय मैंने केशव नंदा भारती केस की कहानी पूरी समझाई थी आपको फंडामेंटल राइट्स की इस समय, तो वो भी एक बार आप जाके देखो। उसके बाद फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के वायलेशन पे किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर कोई लॉ बनाई है पार्लियामेंट ने और या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने और वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टली ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। लेकिन अगर लॉ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है तो कोर्ट्स उस लॉ को वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, भले ही वो किसी फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो। जैसे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट जो है डीपीएसपी के अंडर बनाए गए थे और इन्हें कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, जबकि जमींदारी एक्ट उसमें फंडामेंटल राइट्स, पहले जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा मैंने बताया था ना, इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स हुए थे, तो उस समय जमींदारी एबॉलिशन लॉ जो था वो डीपीएसपी के अंडर बनाया गया था और इसीलिए कोर्ट ने उसे उस समय अपहोल्ड किया, भले वो उस समय के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। बाद में उस जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट कह लो। ठीक है, तो अब इसके साथ डिस्टिंक्शन खत्म होता है। ये डिस्टिंक्शन आप एक बार देखो, 2-3 बार देखो, और ना समझ में आए तो फिर कमेंट में लिखना या फिर वीडियो दोबारा देखना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर कमेंट में लिखना कि कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया है, मैं समझा दूंगा एक बार फिर से दोबारा वीडियो बना करके, या जैसे भी संभव होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस पे, फंडा जो पीवाईक्यूज पे। तो देखो अब एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि पिछले 10 सालों में डीपीएसपी से कम तकरीबन 20 से ऊपर सवाल आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 2 सवाल आते हैं। तो और कुछ सवाल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ आप मेहनत करिए। ठीक है, तो इसीलिए आप ये जरा देख लीजिए कि कितना जरूरी है ये डीपीएसपी, तो इसीलिए ध्यान से इसको पढ़िए और थोड़ा ज्यादा ध्यान से ही पढ़िएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट है, ये गलत हो जाएगा तो फिर मतलब बहुत अफसोस होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स क्या? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। पॉज करो वीडियो को और इसका आंसर लिखो, तो कमेंट में लिख करके दो इसका आंसर। लिख दिया? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज जॉइंड बाय। इसको पॉज करो और तुरंत इसका आंसर लिख करके दो। क्वेश्चन नंबर लिख देना, 1 2 3 4 कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ठीक है, अब आगे की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये नहीं दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में मेंशन्ड है, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या मेंशन्ड है, पार्ट 2 में क्या मेंशन्ड है,
पार्ट 5 में क्या मेंशन्ड है। तो जितने पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी एक बार आप सरसरी निगाह से देख लो। और मेनली नॉर्मली पहले से 5 पार्ट तक ही नॉर्मली आपको याद रहना चाहिए, एकदम रट्टा रहना चाहिए। बाकी चीजें तो उतना नहीं भी ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 5 पार्ट तक तो आपको पूरा रट्टा रहना ही चाहिए। ठीक है। हाँ, तो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय स्टेट। इसको भी वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन सब। कौन सा होगा, ए बी सी डी, इसका आंसर बताओ। बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही 3 क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और बाकी एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारी वीडियो चलती है, वीडियो सीरीज, उसमें भी आप देख सकते हो या खुद भी मेहनत करो। आप उसको भी देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को इटरेशंस कैसे उसमें करने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, चीजें सबको बहुत अच्छे समझाई हुई हैं उसमें। ठीक है। और इसके आंसर्स आप सब लोग कमेंट में लिखो। और ठीक है ना, अब मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और ये बताया था मैंने कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल भी देख याद रखना। ठीक है। विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ना। अभी तो मैंने बताया था कितनी बार कि नहीं, वो एनफोर्सेबल है ही नहीं कोर्ट से, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ये गया, ये गया, बचे कौन सा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन 2 बचा और ऑप्शन बी और डी बचा। तो दूसरा तो पक्का सही है। और फिर तीसरा, दूसरा पक्का सही है तो दूसरे को छोड़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरे में से ले आओ। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो ये कट गया, बचा ये। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम बच जाएगा आपका, इससे एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन ज्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, टाइम ऐसे बचाते हैं पेपर अटेम्प्ट करते समय और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक। तो यही क्लास एंड करते हैं, डीपीएसपी यहाँ आपका खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या शुरू करेंगे हम, अभी नहीं बताएंगे, वो एक तरह सरप्राइज है आपके लिए। ठीक। और जितना पढ़ाया है उतना पढ़ते जाओ, जितना और उसका रिवीजन करते जाओ। नया पढ़ना, यूपीएससी में नया पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी पुराना पढ़ा हुआ याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन करते जाओ, याद रखो, तो ही कोई हेल्प होगी, वरना कितना भी नया पढ़ते जाओगे, ये अथाह सागर है, पढ़ते ही चले जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ डूब गए। इसीलिए ध्यान से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।